तो नेपाल को तो आप देख ही रहे होंगे कि क्या हालात है नेपाल में, कितना प्रोटेस्ट हो रहा है और आखिर आर्मी के हाथ में कंट्रोल है। इसको लेकर जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आर्मी के हाथ में कंट्रोल है, लेकिन आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच में नेपाल में करप्शन ही वजह है। आखिर नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना जिससे गवर्नमेंट ही बदल जाती है, इसका मेन रीजन क्या है? तो इसकी शुरुआत ऐसे नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है 4 सितंबर से, जब गवर्नमेंट फैसला लेती है 26 ऐप्स को बैन करने की। अमेरिकन 26 ऐप्स, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब भी बैन करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन टिकटॉक को छोड़ दिया जाता है। ये आगे समझेंगे कि टिकटॉक को क्यों छोड़ा जाता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि 26 ऐप्स को बैन किया जाता है और उसके बाद से जो युवा है, युवा यानी जेन जी, जिसको हम कहते हैं कि अभी के जनरेशन में जेन जी है, उनमें गुस्सा होता है। जेन जी वो होते हैं जो 1995 के बाद के बॉर्न लोग हैं, 30 से प्लस और 15 साल के आसपास की हम उम्र से मान सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ऐप्स के बैन को लेकर। लेकिन ये जो कहानी है उसकी शुरुआत यहाँ से नहीं होती, उसकी शुरुआत तब से होती है जब करप्शन नेपाल में आता है। आपको उसके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि नेपाल में अभी जो सरकार है, जो सरकार गिर भी चुकी है क्योंकि पीएम इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन 2008 की स्टोरी आपको जाननी होगी। 2008 से पहले मोनार्की थी नेपाल में, 2008 के बाद मोनार्की हटाई गई। जब 2008 से पहले मोनार्की थी तब लोगों को लग रहा था कि मोनार्की के टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो लोगों ने तब भी प्रोटेस्ट किया था और मोनार्की को हटाया गया था, जिसके बाद बहुत सालों तक गवर्नमेंट रही यहाँ पर, जिसके बाद बहुत सालों तक डेमोक्रेसी रही, अभी भी डेमोक्रेसी है नेपाल में। 2008 से पहले राजा का रूल होता था, मोनार्की होती थी वहां पर। अगर आप ऐसे आसान भाषा में समझे तो राजशाही उसको कहा जाता है, जब राजा देश को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर 2008 के बाद प्रोटेस्ट हुए, फिर से प्रोटेस्ट आप कहिए, क्योंकि तब कहा जा रहा था कि 2008 से पहले जो सरकार थी, मोनार्की थी, तब भी करप्शन हो रहा था। उसके बाद प्रोटेस्ट होता है और उस करप्शन को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है और फिर 2008 के बाद आती है डेमोक्रेसी। अब वही 2008 के बाद डेमोक्रेसी आती है, उसके बाद अभी तक डेमोक्रेसी है नेपाल में, लेकिन इतने पीएम बदल चुके हैं नेपाल में, एक भी स्टेबल गवर्नमेंट नेपाल में नहीं देखने को मिली। हर बार सरकार बदलती रहती है, हर बार नेपाल में कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है जब से डेमोक्रेसी आई है। और सबसे बड़ा हम रीजन जो है वो इस सरकार का बदलने का है, गवर्नमेंट जो बदल रही है। तो 2008 के बाद डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी आने के बाद अभी तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो अपना कार्यकाल नेपाल में पूरा कर पाई हो, अपना टाइम पूरा कर पाई हो। नेपाल में कोई गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं रहती, हर बार बदलती है और इस बार भी आप देखिए कि सरकार बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा रीजन हम बात कर रहे हैं कि युवा का गुस्सा क्यों फूटता है। युवा का गुस्सा फूटता है करप्शन को लेकर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो जेन जी हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, बहुत ज्यादा तबाही मचाई जाती है, संसद को आग लगा दी जाती है, यहाँ तक कि जो कई तमाम मंत्री हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। मंत्री के इस्तीफे के बाद भी जो गुस्सा है वो नहीं रुकता है, यहाँ तक कि मंत्री के घर को भी आग लगाई जाती है जहां पर उनकी पत्नी मौजूद थी और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तमाम लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और ये सब प्रोटेस्ट होता है क्योंकि जेन जी सड़कों पर लगातार उतरते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि आखिर जेन जी उतरे क्यों है सड़कों पर। जेन जी का उतरने का कारण करप्शन है। जेन जी का कहना है कि जो सरकार है उनके बेटे और बेटियां इतनी लैविश लाइफ जी रहे हैं, सबसे ज्यादा लैविश लाइफ उनके बेटे बच्चे जी रहे हैं, और जो वहां के नॉर्मल लोग हैं वो गरीबी से गुजर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट नेपाल में बहुत कम है, ऐसा लोगों का कहना है। लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पैसे हैं उससे सरकार के बेटे और बेटियां मजे कर रहे हैं, नेपोटिज्म चरम पर है, करप्शन चरम पर है, और जो आम जनता है उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही है। इसको लेकर एक ट्विटर पर भी ट्रेंड आता है। ट्विटर पर ट्रेंड बहुत ज्यादा आता है जब ये वायरल होता है कि नेपो किड्स, हैशटैग वायरल होता है जब उसमें लिखा होता है नेपो किड्स, जिसका मतलब है कि नेपो किड्स नेपाल में वायरल हो रहे हैं। नेपो किड्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा
परेशान हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे शुरू कैसे होता है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू हो जाता है तो जो गवर्नमेंट है उसको समझ में आने लग जाता है कि सोशल मीडिया लोगों के बोलने का पावर बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग नेपो किड्स टैग कर रहे हैं, बहुत सारे हैशटैग्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, जिसके बाद से जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है तब उन ऐप्स को बैन कर दिया जाता है जिससे जनता अपनी आवाज उठा सकती थी। एक और एंगल ये भी है, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ये पता चला है कि बहुत सारे जो ये इंडिया में तो लोग यूट्यूब से अर्न करते हैं, नेपाल में भी बहुत सारे लोगों की इनकम सोशल मीडिया पर डिपेंड करती है। और सोशल मीडिया बंद हो जाना मतलब लोगों को वैसे ही रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और फिर उसके बाद और रोजगार बंद हो जाना, ये वहां की जनजी पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों का कहना है कि करप्शन इतना होता है कि हर जो मंत्री है उनका बेटा बेटी लैविश लाइफ जी रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया वो लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो गवर्नमेंट जो है वहां का पत्ता झाड़ लेती है। चाइना का कंट्रोल इतना ज्यादा नेपाल में आ चुका है कि चाइना ही बहुत सारी चीजें लीड करता है। इससे एक और क्वेश्चन हम उठा रहे थे कि टिकटॉक को बैन क्यों नहीं किया, क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है। चाइना का बहुत ज्यादा कंट्रोल नेपाल में होता जा रहा है और इसको लेकर भी जो फैसला है वो जेनजी ने लिया और इतनी तबाही मचाई। जब हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट इतनी आसानी से बड़ा नहीं हुआ। ये प्रोटेस्ट तब बड़ा हुआ जब जो जेनजी है वो पार्लियामेंट तक पैदल मार्च कर रहे थे और शांति से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट जेनजी को रोकने के लिए पार्लियामेंट के आसपास पुलिस बल तैनात करती है, पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है। लेकिन जब भीड़ को रोकने के लिए पुलिस लोगों पर फायरिंग करती है और 20 लोग अपनी जान गंवाते हैं, उसके बाद जेनजी का गुस्सा फूटता है और उसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन होता है कि वो प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और पीएम को भागना पड़ता है। अभी हालिया सिचुएशन ये है कि वहां के प्रधानमंत्री भाग चुके हैं और उसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कौन उनकी जगह लेगा। बहुत सारे नाम भी सामने आए हैं, मलिंद्र शाह का नाम सामने आया है और जैसे तमाम नाम सामने आए हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि आखिर जो प्रोटेस्ट है वो तब शुरू होता है जब पुलिस की तरफ से बहुत सारे लेकिन ये प्रोटेस्ट तब शुरू होता है जब पुलिस की तरफ से आग के गोले दागे जाते हैं, वाटर कैनन यूज किया जाता है और उसके बाद से फिर जो जेनजी है उनमें गुस्सा आता है, प्रोटेस्टर्स जो होते हैं उनमें गुस्सा आता है और पुलिस और उनके बीच बहुत ज्यादा क्लैश देखने को मिलता है। नेपाल में लोग प्रोटेस्ट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेपाल में मेजर अनएम्प्लॉयमेंट है। नेपाल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग रशिया और यूक्रेन के वॉर में रेडी होकर खुद को आगे भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो रशिया और यूक्रेन वॉर में शामिल हुए हैं और उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यूक्रेन रशिया वॉर में हिस्सा लिया है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेपाल में बढ़ती जा रही है और बढ़ने का रीजन सबसे बड़ा तो करप्शन ही है, क्योंकि पैसा जो है वो सरकार खा रही है, जॉब्स नहीं दे रही है। उसके बाद से जेनजी जो है वो कह रहे हैं कि यार सरकार ही पैसा खाती जा रही है। उसके बाद अगर थोड़े लोग यूट्यूब से सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं उनको भी बैन कर दिया जाता है। तो आखिर यूथ कमाएगा कैसे? तो अभी हमने ये तो बात की कि नेपाल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन अब जो दिलचस्प बात है, इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अब फिर से मोनार्की की मांग की जा रही है। और थोड़े टाइम पहले ही मोनार्की की मांग फिर से हुई थी। कहे थे राजा लाओ नेपाल बचाओ की मांग हो रही थी। 2008 से पहले आपको बताया हमने राजा था। 2008 के बाद से डेमोक्रेसी आई, किसी पॉलिटिकल लीडर के हाथ में पावर दी गई। उसके बाद अब फिर से थोड़ा टाइम पहले नारा हुआ था कि राजा लाओ और नेपाल बचाओ। कई बार तो ये भी हमने देखा है कि रिसर्च के समय पर पीएम मोदी जैसा पीएम बनाने के लिए भी बात हो रही थी। हालांकि ये अभी वहाँ के युवा के बयान है। युवा पोस्टर्स भी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री हमें अपने देश के लिए चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी बहुत सारी अटकलें लगी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के नाम पर मुहर लग रही है कि शायद ये हो सकती है या ये हो सकते हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब किसी भी प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, तो हम नाम नहीं लेंगे कि कौन बन सकते हैं। लेकिन नेपाल में तख्ता पलट तो हुआ है और जेनजी यानी 15 से लेकर 30 साल की उम्र के लोगों ने तख्ता पलट किया है और आखिर सरकार को जेनजी के सामने झुकना ही पड़ा। तो इस बात से ये भी साफ हो जाता है कि अगर एक साथ पूरा देश मिल जाए तो फिर करप्शन और जो सरकार की खराब हरकतें हैं वो भी जनता को नहीं रोक सकती।
तो ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हमारे दिन ऐसे मुद्दों, ऐसे टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे।